बच्चों, वंदना जीएस क्लासेस में आज हम लोग पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और हमारे बीच आदरणीय अरविंद सर हैं जो बीपीएससी कंप्लीट किए हुए हैं, जिन्हें प्रशासन का बहुत लंबा अनुभव है और उससे भी ज़्यादा है कि वो तैयारी के क्रम में क्या क्या परेशानियां देखे। सर, तो सबसे पहले आप अपने इस जर्नी के बारे में बताइए सर कि कैसे कैसे तैयारी की और किस समय आपको लगा कि आपको बीपीएससी का करना चाहिए। लेकिन एक आईपीएस थे, उनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी जो सामाजिक माहौल था वो बहुत दूर तक सोचने का माहौल नहीं था। इन भागलपुर में जब दंगा हो गया था तो वहाँ का माहौल एक चेंज हो गया था। तो सर, आपने पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट हाँ, इंजीनियरिंग की कॉपी मेरी थी पतली सी। 4 साल जो है ना, 4 साल वो कॉपी नहीं भर पाया कि मेरी कमजोरी क्या क्या रही। तो आपको सबसे पहले एक लकीर खींचनी चाहिए, मुझे पढ़ना क्या है। सर, तो फेक न्यूज के प्रसार में सोशल सर एक देश एक चुनाव, इस पर अपना बताइए। बच्चों, वंदना जीएस क्लासेस में आज हम लोग पॉडकास्ट करने जा रहे हैं और हमारे बीच आदरणीय अरविंद सर हैं जो बीपीएससी कंप्लीट किए हुए हैं, जिन्हें प्रशासन का बहुत लंबा अनुभव है और उससे भी ज़्यादा है कि वो तैयारी के क्रम में क्या क्या परेशानियां देखे और क्या क्या उन्हें कठिनाइयाँ आईं, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। और बच्चों, वो आपको बहुत प्रेरित करेंगे। वो उनकी पर्सनालिटी अपने आप में एक प्रेरणा है। आज मैं भी यहाँ पे पॉडकास्ट कर रही हूँ तो उनकी प्रेरणा की वजह से ही कर रही हूँ। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आदरणीय अरविंद सर से। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई कि आप शिक्षा जगत में अपने जो ज्ञान है उस ज्ञान को आम जो बच्चे हैं, जो प्रतिभागी हैं, उन तक पहुंचाने के लिए आप क्लासेस कर रहे हैं, वंदना जीएस क्लासेस। पुनः आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही साथ आपसे जुड़े बच्चों को ढेर सारा प्यार और बधाई भी और शुभकामनाएं भी। थैंक यू सर। सर, तो सबसे पहले आप अपने इस जर्नी के बारे में बताइए सर कि कैसे कैसे तैयारी की और किस समय आपको लगा कि आपको बीपीएससी का करना चाहिए, क्योंकि आप इंजीनियरिंग भी किए हुए हैं। एक आप बोल सकते हैं कि शुरू से बचपन से मेरे मन में एक था। जब मैं 4th क्लास में पढ़ाई कर रहा था उसी समय मुझे लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन कुछ बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन एक आईपीएस थे, उनको देख के मुझे लगा कि मुझे भी वो आपको बनना अभिप्रेरित किए, वो बचपन से मुझे था। तो समय आया, समय आने के साथ लोगों ने बताया कि अरे अभी पॉलिटेक्निक का है, आप परीक्षा दीजिए। तो मुझे लगा कि इससे बड़ा क्या है, तो बोला कि इंजीनियरिंग। तो मैंने इंजीनियरिंग की परीक्षा दी तो उसमें भी कंप्लीट कर गया। आप पूछे इससे नहीं, बड़ा पॉलिटेक्निक, हाँ, मैंने पूछा कि इससे ऊपर क्या होता है, पॉलिटेक्निक करने के बाद जो है क्या बनता है। तो मुझे याद है कि मेरे मामा जी तो बोले कि बहुत अच्छा नौकरी है, ओवरसियर बनता है ये, कि उससे ऊपर क्या है। तो बोले इससे ऊपर असिस्टेंट इंजीनियर है, इंजीनियर होता है जिसे एसडीओ भी कहते हैं अपने अपने पद में। तो बोला वो कैसे होता है, तो बोला इंटर करने के बाद। बोला मैंने वही करूँगा। फिर उसमें पूछे कि इसका भी क्या लेवल है, तो बताया कि नहीं, सबसे बड़ा आईआईटी होता है। तो मैंने प्रण लिया कि मैं आईआईटी करूँगा। तो संजोग से मुझे जो जिस परिवेश से मैं आ रहा हूँ, आपने बताया कि काफ़ी परेशानी, तो मैं जिस परिवेश से आ रहा हूँ, मेरा गांव भी बहुत ही अत्यंत पिछड़ा गांव था। आप जान सकती है कि निकटतम एक छोटा सा भी बाज़ार जो है वो 5 से 6 किलोमीटर पर था। और प्राइमरी स्कूल, हालांकि मेरे पिताजी सर्विस में थे, बावजूद इसके जो सामाजिक माहौल था वो बहुत दूर तक सोचने का माहौल नहीं था। लेकिन जो देख के एक प्रेरणा होती है, मुझे बचपन से ही एक चीज़ की थी कि मैं आईआईटी करूँगा। तो संजोग ऐसा रहा कि जर्नी जब स्टार्ट हुआ तो मैं नेशनल स्कॉलरशिप भी किया हूँ। इसके बाद जो कहा जाता था पहले नेतरहाट का, तो मैंने नेतरहाट भी कंप्लीट किया था। लेकिन सभी दिन जो पिताजी बाहर नौकरी करते थे तो ये कभी कभी कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान या सूचनाओं की कमी कारण अंतिम रूप से मैं नेतरहाट में एडमिशन नहीं ले पाया। लेकिन जो नेतरहाट की जो प्रथम फेज की परीक्षा थी वो मैं कंप्लीट कर गया था। लेकिन द्वितीय चरण की जो परीक्षा होती थी वो जानकारी के अभाव में नहीं दे पाया था। तो फिर मैट्रिकुलेशन किया, मैट्रिकुलेशन के बाद इंटर में एडमिशन हुई, तभी भी काफ़ी परेशानी थी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरे एरिया के लोग पटना में पढ़ाई नहीं करते थे।
अमूमन वो भागलपुर में पढ़ाई करते थे। इन भागलपुर में जब दंगा हो गया था तो वहाँ का माहौल एक चेंज हो गया था, और उसी समय मंडल कमीशन का जब लागू हुआ था तो पटना की स्थिति बहुत ही खराब थी, जातिगत समीकरण या उस तरह का। लेकिन मैं कभी पीछे नहीं मुड़ा, घर में भी बताया कि वहाँ जाओगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन मेरे मन में एक था कि नहीं मैं करूँगा। और वहाँ जब लिया तो बड़ा बड़ा होर्डिंग लगता था कि IIT जी लिखा हुआ है, तो मुझे लगता था IIT अलग है, जी अलग है। तो मैं कोशिश किया समझने का, संजोग से IIT में कम्पीट नहीं कर पाया, लेकिन बिहार का परीक्षा दिया, बिहार में मुझे बिहार कंबाइंड इंजीनियरिंग होता तो उसमें कम्पीट कर गया। कम्पीट करने के बाद तो सर आपने पहले इंजीनियरिंग कंप्लीट हाँ इंजीनियरिंग की, फिर मेरा बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट इस एरिया का था, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जो कि अभी NIT जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। वहाँ गया, वहाँ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन तो लिया, लेकिन मेरी एक मंजिल थी पब्लिक सर्विस कमीशन। तो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए तैयारी आपको अगर कह सकते हैं आपने जिस जैसे आजकल बच्चों के बीच ये भावना होता है कि जैसे ही वो BPSC करना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि एक पीछे से कुछ कर ले, तो मैं वही उसी पे आ रहा था। मैं कभी भी स्थिर नहीं था, मतलब मुझे जो एक स्टूडेंट में एक होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेशन उसी के प्रति होनी चाहिए, ये नहीं थी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरा यही था। मेरा ड्रॉबैक ये था। दूसरी ड्रॉबैक ये था कि मैं प्रैक्टिस कभी नहीं करता था। इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मेरा कभी भी एक कॉपी मेरी थी पतली सी, 4 साल जो है ना, 4 साल वो कॉपी नहीं भर पाया मैं। हाँ। तो जैसे वो पढ़ाते थे तो एक शॉर्टकट होता था, मैं देखता था कि ये फार्मूला है, ये फार्मूला का शॉर्टकट, बस उतना ही लिखता था। उसका मुझे मतलब आगे चल के मुझे परेशानी भी हुई कि मुझे लिखने का प्रैक्टिस नहीं रहा, और प्रैक्टिस में नहीं करता था, जिसके कारण भी मुझे परेशानी हुई। और BPSC की जब तैयारी की बात कर रहे हैं तो BPSC में भी मैं ठीक है, जब भी एग्ज़ाम दिया, सभी जितना भी एग्ज़ाम दिया मैं कम्पीट होता चला गया। सर तो उसमें तो नोट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। वही उसी पे मैं भी आ रहा था कि मेरा क्या था कि इंटर इंग्लिश मीडियम था, इंजीनियरिंग इंग्लिश मीडियम था, फिर अचानक से हिंदी मीडियम का परीक्षा में BPSC में दिया, और यहाँ पर भी मुझे ये नहीं था कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट लेना है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया था तो मेरा ग्रेजुएशन का भी सब्जेक्ट नहीं था, और तभी 2 सब्जेक्ट हुआ करता था मेंस में। यस सर। मतलब ग्रेजुएशन लेवल का 2 सब्जेक्ट हुआ करता था। तो जब उसमें एडमिशन पर तैयारी की बात आई तो मैं उस पॉइंट पे आता हूँ कि मेरी कमजोरी क्या क्या रही, ये बच्चों को ज़रूर जानना चाहिए। कमजोरी ये रही कि मैं कभी भी प्रैक्टिस नहीं किया। अगर प्रैक्टिस करता तो हो सकता था मेरा और कुछ और रहता। दूसरी ये चीज़ रही कि मैं कभी भी दूसरे का नोट्स नहीं पढ़ा। सर ये तो अच्छी बात है। हाँ, अच्छी बात तो ज़रूर है, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ कि अगर आप अभी तो बहुत तरह से कोचिंग इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन सब आया है, तो आप ये देखेंगे कि आप जैसे पढ़ा रही हैं तो आपके पास एक अनुभव है कि क्या पढ़ाना चाहिए, क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट को ये ज़रूर समझ में आनी चाहिए कि क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो जब PT की बात आप करेंगे, PT की तैयारी की, तो सबसे पहले ये देखा कि ये जो PT के लिए कौन कौन महत्वपूर्ण चीज़ है उसको मैंने डिवाइड किया। कि इतिहास अगर है, इतिहास में आपको 3 इतिहास है, 3 पार्ट में अगर, तो उस तीनों पार्ट से कितना क्वेश्चन आ रहा है। अगर साइंस का पार्ट है तो बायोलॉजी से कितना है, फिजिक्स से कितना है, केमिस्ट्री से कितना है, और मैथमेटिक्स से कितना है। तो संजोग से मैं चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, साइंस से था, तो मेरा मैथमेटिक्स से तभी 10 क्वेश्चन आता, 10 का 10 में बन जाता था। एक तो वो प्लस पॉइंट था। साइंस में भी 5-5, 15 क्वेश्चन हुआ करता था। यस सर, अभी भी है साइंस। अभी का पैटर्न तो मैं नहीं जान पा रहा हूँ उस समय। तो जो मेरा पॉजिटिव पार्ट था, वो पॉजिटिव पार्ट मुझे काम दिया, और मैं सेलेक्टिव रहा। सेलेक्टिव इन द सेंस में कि मेरे मन में हमेशा आया कि मैं कंपटीशन का एग्जाम दे रहा हूँ, PhD नहीं कर रहा हूँ। यस सर, यही बच्चों को अभी बताना कई मैं बता रहा हूँ कि मुझसे काफ़ी जानकार जो प्रतिभागी थे वो compete नहीं किए। तो उसमें मुझे जो लगा, ये लगा कि वो व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही डीपली, कुछ बहुत ज़्यादा नॉलेज वो गेन कर रहे हैं। आपको ये होना चाहिए कि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक लकीर खींचनी चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है,
और जो पढ़ना है उस पर फोकस रहना चाहिए। और 10 किताबें पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई एक किताब जो है, जो भी बुक्स आपको देखिएगा टेक्स्ट बुक के रूप में भी कई सारे हैं, तो उस टेक्स्ट बुक को आप एक देखिए, किताब की दुकान में जाइए, देखिए कौन सी टेक्स्ट बुक आपको अच्छी लग रही है, तो आप उसको पढ़िए। चलिए बच्चों, तो जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बोलते रहती हूँ कि 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि एक ही किताब पढ़िए। और देखिए आज सर भी आप लोगों को यही बात बोल रहे हैं, तो हम लोग अपने कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं और भी रोचक बातों को जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, हाँ मैडम, उस किताब की बात मैं कर रहा हूँ। कोई भी किताब अपने आप में परफेक्ट क्वेश्चन को लिए हुए नहीं रहता, तो आप उस किताब को पढ़ें, अंडरलाइन करें, और अगर आपके साथ कुछ अगर सब्सिडरी भी बुक्स है तो उसका अगर कुछ पॉइंट आ रहा है तो वहाँ नोट कर दे। अभी जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी युग है, तो उसमें भी कई क्वेश्चन आता है, तो अगर लगे कि इस बुक में नहीं है तो वहाँ आप राइट डाउन कर दें, जिससे कि आपको एक जगह एक मटेरियल मिल जाए। सर होता क्या है ना कि बच्चे बहुत गुमराह रहते हैं। असल में वो ये जो आप सबसे की पॉइंट बोले ना कि आप सिलेक्टिव रहिए, वो बच्चे होते ही नहीं हैं। वो अपना नोट्स देखने के अलावा सभी के नोट्स को देखते हैं। तो सर इसके बारे में बताइए, मतलब अभी जितने भी बच्चे आ रहे हैं ना, उन सभी को देखते हैं कि वो सब चीज़ सेम ही है, लेकिन अगर एक का और की का अंतर हो जाता है तो वो लोग दूसरे के नोट्स को देखना शुरू कर देते हैं। निश्चित और रूप पीटी से बहुत सिलेक्टिव होता है। निश्चित रूप से पीटी में आपको तो फोकस्ड रहना चाहिए। अभी तो पैटर्न भी चेंज किया है। मेरे समय में जो पैटर्न था वो 150 का क्वेश्चन हुआ करता था। ये सर अभी भी है। और उस समय था कि मुझे जहाँ तक याद है कि इतिहास पार्ट से जो है ना आपको 35 to 40 क्वेश्चन रहता था। अभी भी होता है। अभी भी वही है। अच्छा, इसके बाद साइंस पार्ट में मैथमेटिक्स का 10 क्वेश्चन रहता था। जो भी मेरा कहना है कि पहले सबसे पहले बच्चों को ये होना चाहिए, किसी भी परीक्षा के जा रहा है, वो बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, यूपीएससी का हो, तो वो जो है ना उसको ये देखे कि किस किस सब्जेक्ट से कितना आ रहा। और सपोज करिए कि कुछ चीज़ों में आपकी इंटरेस्ट नहीं जगती है। अगर आप बात करें दक्षिण भारत के इतिहास का, तो रियली मेरे लिए वो टफ रहा, तो मैं उस पार्ट को छोड़ दिया। कम आता है मेंस में भी कभी मैं उस पार्ट को छोड़ दिया। मुझे लगा कि अगर मैं उसमें 100 दिन काम करता हूं तो मुझे वहाँ 100% देने के बाद भी संभव है कि उसमें मुझे 15% भी, मतलब 10 to 15% ही हम गेन पर कर पाएंगे। तो इस हिसाब से मैं उस पार्ट को छोड़ देता था, और जहाँ लगता था कि मेरी रुचि अधिक है और वहाँ मार्क्स आ सकता था तो वो कर। लेकिन एक चीज़ मैंने ख्याल रखा कि जो सब्जेक्ट, जो टॉपिक मैं पढ़ रहा था, वो उस टॉपिक से क्वेश्चन मुझे छूटना नहीं चाहिए, ये मेरा ज़रूर ध्यान रहता था। तो बच्चों देखिए, सर बहुत ही की पॉइंट बता रहे हैं आपको कि आप जो भी पढ़िए सिलेक्टिव पढ़िए। 10 किताबों के चक्कर में, 10 नोट्स के चक्कर में रहिए। कॉन्सेप्ट आज भी वही है जो पहले था, बस आज है कि नेगेटिव मार्किंग है, बाकी सारे जो सिलेबस हैं वो आज भी वही हैं। तो चलिए हम लोग कॉन्वर्सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाते हैं और आप लोगों को हम प्रूफ करते हैं कि जो सर पढ़े हैं वही आज हम लोग भी पढ़ रहे हैं। लेकिन आप लोग सिर्फ पढ़ते नहीं है, बाकी सब कुछ करते हैं, रील देखते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं। एक बुक को प्रॉपर 10 बार पढ़िए। तो आप लोग देखिए जो भी इस संबंध में एक बच्चों, आपके बच्चों के लिए जो प्रतिभागी, उसके लिए एक इंटरेस्टिंग पार्ट मैं बताना चाहता हूँ। यस सर। कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में था तो उस समय वहाँ के प्रिंसिपल या डायरेक्टर बने थे, आप सुनेंगे, जो बाद में बीपीएससी के अध्यक्ष भी बने थे, एल राय। तो वो जब आए तो वो देखते थे अमूमन लड़के सब बाहर घूम रहे हैं, लड़के लड़कियां एकदम ग्रुप बना के घूम रहे, तो वो उस पर फोकस करते थे, क्यों घूम रहे। उनका बहुत अच्छा बात था कि विद्यार्थी को क्या करना चाहिए। विद्यार्थी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है कि उसको पढ़ाई करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम आपका, स्टडी करना। अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो आपको क्या करना होगा उस समय के लिए, आप देखिएगा कभी रील देखने लगिएगा, कभी आपको लगेगा कि उससे गप्पे लड़ाएं, कभी चैटिंग करने लगिएगा। यानी कि आप 24 आवर्स को अगर आप इस सेगमेंट में देखें तो आपको समय काटना बहुत ही दूरा हो जाएगा अगर आप पढ़ाई नहीं करते हैं तो आपको। इसलिए बच्चों को चाहिए, अगर मैं पढ़ रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ, तो मेरा एक ही उद्देश्य रहना, सिर्फ और सिर्फ स्टडी। उसके साथ जब मन नहीं लगे तो गैप लीजिए। गैप में अगर आपको देखना है तो मैं भी अपने पीरियड में कभी कभी, अब तो नहीं देख पाता हूँ पिक्चर, लगता था पिक्चर देखना है तो पिक्चर भी देख लेते थे, घूम भी लेते थे, लेकिन पढ़ाई के वक्त सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई था। अगर पढ़ रहा हूँ तो उस बीच कोई सिनेमा नहीं आता था। अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ और दिमाग मेरा कहीं है।
शरीर कहीं है और दिमाग कहीं, ये नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपके बच्चों को ये कहूँगा कि पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ही समय निकालें। पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ें। अगर आपको लग रहा है कि मैं गाना सुनूं तो सिर्फ और सिर्फ गाना सुनिए। माइंड रिलैक्स करना है तो माइंड रिलैक्स करिए, लेकिन एक टाइम में सिर्फ एक कार्य कीजिए, ये जरूरी है। सर तो इसका मतलब है कि पढ़ाई में अनुशासन बहुत जरूरी है। बहुत। बिना अनुशासन का मुझे नहीं लग रहा किसी पढ़ाई नहीं, आम जिंदगी में भी अगर आप पूरे बॉडी की पार्ट्स को देखते हैं तो ये भी अनुशासित हो कि अगर नहीं चलेगा बॉडी का पार्ट्स तो व्यक्ति नहीं चल पाएगा। अगर आप देखेंगे कि मेरा हाथ नहीं चल रहा है तब भी मुझे परेशानी होगी, पैर नहीं चल रहा है तब भी परेशानी होगी, हार्ट काम नहीं कर रहा है तब भी परेशानी होगी। यानी कि बॉडी का एक एक पार्ट्स का उसका है कि आपको कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है। ऑटो मोड में, जिसे आप ऑटो पायलट मोड कहते हैं, उस तरह से चल रहा है। तो आम बच्चों को भी जो भी अभी के समय कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैंने जो खोया है, मैंने जो गलती की है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, मतलब पढ़ के सीधे एग्जामिनेशन हॉल में जाता था, प्रैक्टिस नहीं करता था कभी भी। तो प्रैक्टिस करें, ईमानदारी से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, और लगातार अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ऑब्जेक्टिव को भी अपने से सेल्फ एग्जाम दें एग्जाम की तरह, और उसको तब उसका टेस्ट लें। जब चेक करें, अगर आपको लग रहा है कि किसी भी टॉपिक को आप गलत किए हैं तो इमीडिएट उसको फिर पढ़ लें, ये तो जरूरी देखिए है। बच्चों, एक सफल व्यक्तित्व होने के बावजूद भी सर आपको बता रहे हैं कि मैंने जो खोया, जबकि वो बहुत कुछ अचीव किए हुए हैं। तो बच्चों, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि चीज़ों को बार बार पढ़िए। और चलिए हम लोग कुछ पीटी से रिलेटेड क्वेश्चन सर से पूछते हैं और आप लोगों को ये ट्रस्ट दिलाते हैं कि अभी भी सिलेबस वही है, जैसे सर बता रहे हैं डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए, उसको कीजिए। तो सर आप ऑलरेडी अपने आप को प्रूफ कर चुके हैं और आपको ये सब का कुछ ज़रूरत नहीं है। बस बच्चों को अभी प्रेरित करने के लिए सर कुछ क्वेश्चन हैं जो बार बार आते हैं सर। तो सर जैसे ये बजर राउंड है और आपको ये बहुत जल्दी जल्दी आंसर करना होगा। जैसे एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पर्शता का अंत कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में? मौलिक अधिकार का जो 17 अनुच्छेद 17 है उसमें आता है ये बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए बच्चों, सर आज भी इतने ज़्यादा नॉलेज में हैं और आप लोगों को ये सब बार बार रटना पड़ता है। हम लोग इस पर भी आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, गांधी जी का पहला साहसिक कदम भारतीय राजनीति में? आप अगर देखेंगे तो पहला तो कई चीज़ रहा, लेकिन भारतीय परिवेश में अगर बात करेंगे तो उनका चंपारण आना जो है, और ये IAS का 99 का क्वेश्चन था बच्चों, और 1917 में आए थे। हाँ, और मुजफ्फरपुर बम कांड सर? मुजफ्फरपुर बम कांड एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, 28 या कुछ क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा उसका। 1908 था, सॉरी 28 बोल रहा हूँ। और सर एक और आपके जिला से, जहाँ अभी आप भी पोस्टेड हैं, कैमूर में पाए जाने वाले खनिज संसाधन जो बहुत कैमूर की पहाड़ी जो है ना, अपने आप में काफ़ी ये है, उस चूना पत्थर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो देखिए बच्चों, ये सब क्वेश्चन अभी भी आप लोगों को आता है, अभी भी आप जो टीचर वाले दे रहे हैं उसमें, या IAS का दे रहे हैं, जिसमें भी है, सिलेबस वही है बच्चों। तो आप लोग बस ये नर्वस रहते हैं कि कैसे पढ़े, इधर से उधर, और रटने लगते हैं। सर बच्चों में एक और प्रवृत्ति है, वो कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करते, बस वो रटने लगते हैं। जैसे अभी आप बोले कि चूना पत्थर, कैमूर का ये विशेषता है, लेकिन यहाँ बच्चे खनिज संसाधन हो जो भी हो रटते रहते हैं। एक चीज़ है, कुछ चीज़ें अगर आप देखेंगे, मुझे अभी भी आप अगर कहेंगे कि बिहार के जिला का और डिवीज़न का आप नाम बताएं तो मैं बहुत आराम से आपको बता दूंगा। तो उसके पीछे सबसे बड़ा चीज़ है ना कि कंसेप्ट जो आप बताएं वो मानचित्र से मैं दिमाग उठाता हूँ। अगर मैं पश्चिमी चंपारण से उठाऊंगा तो मैं कहूँगा इसके बाद पूर्वी चंपारण आ रहा है। यस सर, सीक्वेंस। हाँ, सीक्वेंस में अगर आप उधर से पढ़ेंगे तो कहेंगे फिर सीतामढ़ी है, शिवहर, आप बढ़ते जाइए ना, मधुबनी है, फिर सुपौल है। आप सुपौल से जब बढ़ेंगे टच में कहेंगे तो सुपौल दिमाग में आएगा, कोसी रेंज का है, तो मधेपुरा, सहरसा, सुपौल। जस्ट उधर आप जैसे बढ़ते हैं तो बोलेंगे कि अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, कटिहार है। तो ये आपको एक सीक्वेंस, फिर उधर से जैसे आप बढ़ते हैं, क्रॉस करते हैं, तो पूर्णिया का बॉर्डर पे आप भागलपुर चले जाते हैं, भागलपुर, बांका, आप चलेंगे फिर जमुई आ जाएंगे। लेकिन बच्चे तो ये जो है ना, जो एक ये आपको दिमाग में लेना पड़ेगा कैसे वहां पर आ रहा है। सर तो क्या रटना बेटर है या कॉन्सेप्ट? नहीं, आपको ये देखना पड़ेगा कंसेप्ट। रटना तो अभी भी कहा जाता है, अगर आप किसी चीज को
6 महीना अगर छोड़ देते तो वो भूल जाएंगे। इन और कंसेप्ट सर, क्लियर है तो यहाँ पर आपको रहेगा। सर यहाँ पर भी जब मैं पढ़ाती हूँ, बहुत सारे बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो देखती हूँ कि जैसे कुछ बुक हैं, कुछ बुक ऐसे ऐसे हैं जिसको वो सिर्फ रटने से ज्यादा है मैडम की, रटने से ज्यादा है कि आप प्रैक्टिस में आइए, उसको प्रैक्टिसेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चूंकि एक वास्ट दुनिया आप कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी चीजें हैं। यस सर। उसमें से आपको पिक करना है कौन सा अच्छा चीज है, मेरे लिए कौन जरूरी है। सेलेक्टिव पढ़ने पे 150 में आपको 90 ही मार्क्स आ रहा है, 90 में रिजल्ट हो जा रहा है। सिंपल एक समझिए ना कि जैसे मैं विटामिन्स की ही बात करता हूँ, तो ये देखना पड़ेगा कि कौन सा विटामिन्स जो है हमारे लिए जरूरी है, किस किस अंग के लिए जरूरी है, तो आपको पता चलते रहेगा कि आँख से ही रिलेटेड है तो हम लोग बोलते हैं कि विटामिन ए बोलते हैं। yes, sir. अब आँख पे जैसे आ गए तो आँख से जुड़े हुए आप देखिएगा कि नॉर्मल चीजों में देखिएगा, उनकी साइंस में आप देखिएगा ये आएगा, दूरदृष्टि, निकट दृष्टि। यस सर, हमेशा वो आपको आएगा। और अभी हमेशा आप देखिएगा कि जैसे निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, तो इसका कंसेप्ट बहुत उल्टा है। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट की चीज दिख रहा है, दूर की चीज नहीं दिख रहा है। तो ये आपको बैठाना पड़ेगा सर। और ये सब छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चों बहुत सिर्फ रटने पे ध्यान नहीं, देते वो कंसेप्ट तो जरूर वो दिमाग में आपको बैठाना पड़ेगा कि कैसे मुझे याद करना है। और सर इसमें बहुत सारे संस्थान भी ऐसे हैं जो कि बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, बैठा कर वो तो प्रोफेशनल है ना मैडम, वो अगर जब तक उसको लंबा नहीं करेगा, लेंदी नहीं करेगा, तो उसका इंस्टीट्यूट नहीं चलेगा। तो बच्चों को सर क्या करना चाहिए? बच्चों को हंस बनना पड़ेगा। जो दूध में अगर पानी मिला हुआ है तो हंस की कहावत है कि वो दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। तो आपको पिक करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन क्या आएगा। अगर मैं पानी पर ही जा रहा हूँ तो पानी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। कहता है कि 100 डिग्री पे ये उबलने लगेगा, फिर कहेगा कि उसका आता है कि 4 डिग्री की जब बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उसका घनत्व आ जाता है। ये आपको देखना, पानी किस चीज़ से बना है तो कहेंगे H2O से बना है। लेकिन बच्चे बहुत और जब आप H2O पे आएंगे तो H2O कभी आएगा, पानी पे आएगा तो हार्डनेस कितना है, हार्डनेस के आधार पर भी 3 प्रकार से उसका दिया है, तो आपको बताना पड़ेगा। और केमिस्ट्री में भी आप जाएंगे तो अभी एक है कि मेमोराइज करने का तरीका आपको देखना पड़ेगा सर। लेकिन बच्चे बहुत गुमराह हो जाते हैं, वो उसके पीछे है ना कि बहुत सी किताबें हैं। यस सर, और बहुत सारी कोचिंग भी है। हाँ, तो आपको कहीं ना कहीं मैंने पहले भी बोला कि आपको सेलेक्टिव होना पड़ेगा। तो सेलेक्टिव और डिसिप्लिन। हाँ, आप उसको पढ़िए, जो पढ़ते हैं ना उस सोच लीजिएगा अगर मुझे विटामिन का ही पढ़ना है तो वो उससे छूटेगा नहीं, ये चीज़ देखना पड़ेगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग पीटी का बात कर लिए, अब हम लोग कुछ मेंस का क्वेश्चन पे बात करेंगे जिससे आपको और इंटरेस्टिंग लगेगा। आप हमारे यहाँ का पूछी कि कैमूर की पहाड़ी, तो मैं संजोग से रोहतास जिला और कैमूर जिला में ही पदस्थापित हूँ। यस सर। एज एन MD। यस सर। वहीं पदस्थापित हूँ। तो रोहतास भी आप देखेंगे तो बहुत ही बिहार का सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट जो है रोहतास। यस सर। रोहतास की ही बात करेंगे तो वहाँ आप देखिएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा वहीं पर है। जो हम लोग बात करते हैं बिहार और यूपी को बांटने वाला, जो आप बताए कि तरीका, जिस जिला के जाए तो उसकी खासियत तो वो नदी बांटती है, कर्मनाशा नदी। फिर वो पूछता है, आप देखिएगा बीपीएससी में कहाँ मिलती है, तो गंगा में, बक्सर में मिलती है। ये सर, ये बीपीएससी का तो ये इसी तरह से जाता है कि क्या चीज, जो चीज वहाँ की यूनिकनेस है उसी को पूछा जाता है, बस यही चीज। लेकिन सर बच्चे ये सबको एक बुक लेते हैं और उसको वो रटते रहते हैं, मैप और ये सब वर्क करना ही नहीं चाहते हैं। और सबसे मुझे लगता है कि यहाँ पे शिक्षकों को भी ये बताना चाहिए कि आप इस तरीके से पढ़िए। जो बच्चे गुमराह हो रहे हैं उन्हें भी बता दिया जाता है कि सोचना ही पड़ेगा कि आपका पद कम है और नंबर ऑफ जो कंपटीटर है आपका वो अधिक है। हम लोग जिस समय compete किए तो उस समय तो मुझे जहाँ तक याद है 72 या 73 पोस्ट ही था सिर्फ। यस सर। आप लोग अब तो पद भी ज़्यादा आ रहा है, लेकिन पद ज़्यादा के साथ साथ जो है आपको संख्या भी बढ़ गई है, तो ये सब देखना पड़ेगा आपको। तो ये थे बच्चों, आप लोग जो भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो पीटी के कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन सर पदाधिकारी हैं और इन्होंने पीटी, मेंस इंटरव्यू ये सब को फेस किए हैं और उसके बाद इनको प्रशासन का भी बहुत लंबा अनुभव है। तो इसलिए बच्चों हम लोग थोड़ा मेंस का भी क्वेश्चन पूछेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि देखिए ये सब चीज़ें क्यों पूछी जा रही हैं, आखिर कमीशन ऐसा क्यों पूछता है। तो सर एक क्वेश्चन है जो आप मेंस में सर आया हुआ है, निबंध लिखने के लिए सर आज अपने न्यू सिलेबस में ऐड किया गया है और इसमें है सर एक IAS का 2022 का क्वेश्चन है
छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। और इसी को बच्चों रिपीट किया गया है बीपीएससी में भी निबंध ऐड हो गया है और इसको हमारे भाषा में बताया गया है, अगिला खेती आगे आगे, पछिला खेती भागे जागे। सही आपने बताया। एक हम लोगों के तरफ मिथिलांचल में एक और इसी तरह का कहावत है। यस सर। कि भोज के पहर जो है ना कुम्भर रोपना। अच्छा। कुम्भर एक जो है सब्जी का डिश है, डिश जो बनता है उसमें है। तो उसका मतलब ये हुआ कि जब आपको ज़रूरत है, जिस समय आपको लगता है उस समय आपको याद आती है ये चीज़। सर ये प्यास लगा तो कुआं खोदना। हाँ, ये चीज़ वही सेम एकदम सही बोले। ये इसके पीछे ये बच्चों इस निबंध से जो है बच्चों को सीख लेनी चाहिए। इसका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जब परीक्षा आ गया तो पढ़ें, फॉर्म निकल गया तब पढ़ना शुरू करें। फॉर्म भर दिए, एकदम पूरा उत्साह के साथ पढ़ना शुरू किए तो पता चला कि अभी परीक्षा का टाइम है, कल से शुरू करेंगे। फिर क्या होता है कि एग्ज़ाम जब आ गया उस समय पढ़े। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन वो प्रासंगिक उसी के लिए है कि जब आपको धूप लगने लगती है तब आपको याद आता है कि अरे घर अगर रहता, छत रहता तो धूप नहीं लगती। तो ये एक तरह से निबंध तो जरूर है ये, लेकिन जो भी हम सभी के लिए है, ये बच्चों के साथ साथ हम सभी के लिए है कि जिस चीज़ की आवश्यकता है उसकी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अगर परीक्षा आपका है तो आप अभी से पढ़िए, या इंतज़ार मत करिए कि इसका डेट निकलेगा तब पढ़ेंगे। अभी तो संजोग से कैलेंडर निकल जा रहा है, पता रहता है कब परीक्षा होने वाला है, तो इसको ज़रूर देखना चाहिए। उद्देश्य यही है। एज अ पदाधिकारी ये बहुत प्रासंगिक है ना कि ये पहले ही आपको ये पूछा जा रहा है कि आप समय को कितना इम्पोर्टेंस दें। बिल्कुल बिल्कुल। समय अगर आप नहीं देते ना, समय ही सब, समय एक ऐसा चीज़ है कि वो वापस आप नहीं ला सकते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं सर, समय के काफ़ी पाबंद होते हैं, तो इसलिए आज समय के पाबंद हैं, इसलिए इतने बड़े पदाधिकारी हैं और इतने अच्छे पोस्ट पर हैं और अपने क्षेत्र में इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं। तो बच्चों अपने जीवन में अनुशासन लाइए, समय पे पाबंद कीजिए और हर चीज़ को समय से तैयारी कीजिए, ना कि अभी नहीं है वैकेंसी तो अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए। सर तो फेक न्यूज़ के प्रसार में सोशल मीडिया की भूमिका, रोकथाम के उपाय। सर ये एक प्रश्न है। अच्छा, ये इस तरह का आप देखते होंगे। यस सर। कि कहा भी जाता है कि विज्ञान जो है ना अभिशाप और वरदान दोनों है। यस सर। तो अभी के समय में एक प्रचलन सी बढ़ गई है कि जो आपके पास प्राप्त हो रहा है उसको कितना तेज़ी से दूसरे के साथ शेयर कर सकें। सबसे पहले तो जो भी है उसके प्रसार पर जो है रोक के लिए सबसे पहले हम सभी को जागरूक होना भी ज़रूरी है कि इस इलेक्ट्रॉनिक युग में, जहाँ नेट का युग है, आप ज़रूर उस न्यूज़ को पहले देखें, वो न्यूज़ सही है या गलत है। तो उस चीज़ से अगर मेंस में लिखने की बात है, सबसे बड़ी जागरूकता तो बहुत बड़ी तो वो है कि उसके बारे में होनी चाहिए। पहले ये देखना चाहिए कि वो सही है गलत है, उस पर होना चाहिए। इसके बाद फॉरवर्ड करें या ना करें, इसके लिए जागरूकता सोशल मीडिया की भूमिका है। बिल्कुल है, उसकी वही है कि जागरूकता बहुत जरूरी है इस संबंध में। तो हम, मेरे हिसाब से अगर आप क्वेश्चन आंसर अगर इसका करते हैं तो उसमें तो सबसे पहले आएगी कि इसको कंट्रोल कैसे करते हैं। और जब एआई का युग आ गया है, यस सर, एआई, तो एआई के युग में जो है इस चीज़ की रोकथाम के लिए जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ से ये फैले नहीं, उसको देखना। ये ऊपर लेवल का जो है प्रोटोकॉल जो है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोटोकॉल जो है, वो कैसे मेंटेन होता है। खास करके आप देखेंगे कभी जितना भी इस तरह का प्लेटफॉर्म है हमारे भारत का नहीं है। तो कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको फैलाया जाता है वास्तविक रूप से, प्लान वे में होता है, कुछ होता है कि अकस्मात हो जाता है। तो निश्चित रूप से इसमें एक रोकथाम के लिए जो है टेक्नोलॉजी, उस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप हो, पहले तो वो है। इसके बाद इस संबंध में शिक्षित होने की ज़रूरत है, जागरूकता लाने की ज़रूरत है। और लोगों में भी एक तरह से जब जागरूकता आएगी कि भाई अनावश्यक रूप से आप मैसेज को फॉरवर्ड नहीं करें ये सर, तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ आएगी। फिर सर एक देश एक चुनाव, इस पर अपना बताइए, आप इससे अगर मेरी बात कहें तो मैं सहमत जरूर होऊंगा। इसलिए कि आप देखेंगे एक चुनाव जब होता है तो चुनाव के पीरियड में, चूँकि संजोग से मुझे चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, विधानसभा इलेक्शन हो, यस सर, मुझे उसमें देखेंगे कि नोडल ऑफिसर बनाया जाता है। कई महत्वपूर्ण नोडल ऑफिसर होता है। उसमें से एक अभी जस्ट लोकसभा में मैं मत सामग्री कोषांग के नोडल हुआ
यस सर। तो और आप तो सर शायद कई चार पांच लोकसभा को सांग चुनाव का मैंने काम किया है सर। और तो ये लोकसभा देखेंगे ना, बहुत चुनाव जो है ना भी 3 महीना से कम न्यूनतम 3 महीना से स्टार्ट हो जाता है। यस सर। और उसमें देखेंगे कि जिला स्तरीय पदाधिकारी सब जुड़ा हुआ रहता है। फिर आप देखेंगे कि जब अधिसूचना जारी होता है तो कई नई योजनाएं जो उसका क्रियान्वयन नहीं कर सकती है सरकार। और लोकसभा के चुनाव में आप 3 महीना 2 महीना बिता दे रहे हैं, काफ़ी धन बल भी खर्च होता है, सरकार की बहुत सी यूनिट उसमें लग जाती है। इसके बाद डेवलपमेंट का काम रुक जाता है। अब लोकसभा के लिए अलग हो, विधानसभा के लिए अलग हो, तो निश्चित रूप से खर्च बढ़ता है, समय जाता है। और इतने बड़े लोकतंत्र जहाँ हो, जहाँ अरब से ऊपर की आबादी हो, और अभी भारत मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि चौथा अर्थव्यवस्था में चौथे राष्ट्र में आ गया है, तो वहाँ निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था की गति नहीं रुके तो एकदम से एक चुनाव होना चाहिए, एक देश एक चुनाव होना चाहिए। तो सर आप एक देश एक चुनाव के लिए सहमत हैं? हाँ बिल्कुल। अगर मैं सर तो इससे लोकतंत्र को क्या कोई खतरा नहीं हो सकता? नहीं, बिल्कुल खतरा कहाँ। हमारा देश, हमारा लोकतंत्र जो है वो आज का लोकतंत्र नहीं है। हमारा लोकतंत्र अगर बात करेंगे आप तो वज्जिका समूह की बात करें, वैशाली की बात करें, तो वो प्राचीन इतिहास मेरा साक्षी है कि हम लोग लोकतंत्र हम लोगों की जड़ में है, ये खत्म नहीं हो सकता। और मुझे लगता है और सुदृढ़ होगा। जो समय मिलेगा उसमें जो धन की बचत होगी, समय की बचत होगी, तो और डेवलपमेंट का कार्य होगा। यस सर। और सर एक बिहार ये बीपीएससी 67 का क्वेश्चन है, और सर यहाँ का ये बहुत बड़ा हस्तकला है, मधुबनी हस्तकला, इसे कुटीर उद्योग के रूप में कैसे देखते हैं? अभी के समय में आप देखेंगे मधुबनी पेंटिंग की अगर बात करें तो इसमें मुझे जो लग रहा है, जब से सोशल मीडिया का युग आया है तो मधुबनी पेंटिंग और विश्व पटल पे छाया है ये। और निश्चित रूप से इसको कुटीर उद्योग तो के रूप में डेवलप करने की जो ज़रूरत है पहले से भी आगे है। और अभी जितना वॉलपेपर लोग लगा रहा है, चादर में आ रहा है, देखिएगा कपड़े पे आ रहा है, यस सर। तो ये एक बड़ा सा रूप ले लिया है मधुबनी पेंटिंग। और बीपीएससी में तो मुझे जो याद आ रहा है मधुबनी चित्रकला का, पटना कलम पेंटिंग का, यस सर, जो मंजूसा का, ये सब ये और इसके बाद जहाँ तक है पाल कला का, राइट। तो कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई क्वेश्चन रहता था। अभी है कि नहीं ये नहीं मुझे पता। अभी भी है। तो ये तो अगर क्वेश्चन आ रहा है तो समझ सकते हैं कि प्रासंगिक तो हम विद्यार्थी के लिए भी है और आम जीवन में तो मधुबनी पेंटिंग की तो कुटीर उद्योग में ये इसका भविष्य है, निश्चित रूप से है। आप अगर देखेंगे दक्षिण भारत भी जाएंगे आप, दक्षिण भारत या जहाँ भी आप देखेंगे साड़ी का देखेंगे आप, तो वहाँ पर वहाँ का जो विशिष्ट कला है उसकी छाप टेक्सटाइल ये में भी पड़ेगा, आपको मिलेगा। जो अभी के समय हम लोग का मधुबनी पेंटिंग का टेक्सटाइल में भी आने लगा है। सिर्फ अब पेंटिंग तक ही नहीं रह गया, वॉलपेपर बन के नहीं रह गया, वो अब आम जिंदगी में भी आ गया। निश्चित रूप से ये कुटीर उद्योग का रूप भी ले रहा है। यस सर। और सर लास्ट में मैं ये पूछना चाहूँगी कि बच्चे जो हैं जैसे आजकल बहुत ज़्यादा एआई यूज़ करते हैं, या फिर जैसे देखते हैं कि कोचिंग ये सब में भी डिजिटल चीज़ों का बहुत यूज़ किया जा रहा है, लेकिन अल्टीमेटली अगर कहीं स्टोर होना चाहिए तो वो बच्चे के दिमाग में स्टोर होना चाहिए, लेकिन ये बच्चे नहीं कर रहे हैं और वो सिर्फ जो एक दिखावटी दुनिया जो होता है उसके पीछे भाग रहे हैं। जैसे अगर आप डिजिटल बोर्ड पर भी पढ़ा रहे हैं तो उस पर भी वही चीज़ पढ़ा रहे हैं जो कि आप पहले वाइट बोर्ड पर या हम लोग जो बोर्ड पर पढ़ते थे, लेकिन अभी वो लोग अपने दिमाग, तो हम लोग अपने दिमाग में स्टोर करते थे और वो लिखना नहीं चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं या फिर क्लिक कर लेते हैं और फिर वो इन्हीं सभी चीज़ों के पीछे। आप एक चीज़ देखेंगे, अगर पढ़ाने की बात है तो ये मेमोरी जो है, ब्रेन का मेमोरी जो है वो फिक्स्ड है। वो उसकी एक सीमित है, वो उस मेमोरी में आप क्या भर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी आप उसका उदाहरण सिंपल इससे लें कि हम लोग लड़के बच्चे बोलते हैं कि इसका रैम कितना है, इसका रोम कितना है, ठीक है ना। तो जितना बड़ा रहेगा, जितना साइज रहेगा, उतना इसमें एनर्जी आएगा, ये स्टोर होगा उसका जो भी सूचनाएं हैं। तो ब्रेन भी जो है ना, ब्रेन फिक्स ईश्वर ने आपको एक दिया है कि इतना तक ही आपको आएगा। अब उसमें क्या आप ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ऐसा चीज़ है कि वो अपने अनुसार आपको रेगुलेट कर रहा है, आपको पता नहीं चल रहा है। आप देखेंगे कि कोई रील देख रहे हैं, अगर आप 2-3 बार उस रील को आप देखेंगे तो देखिएगा कि वही रील आपको दोहराने लगेगा।
तो वो आपके ब्रेन से खेल रहा है। लोगों को उससे दूर, बिल्कुल उससे दूर रहनी चाहिए। और ब्रेन को उतना ही चीज लीजिए जितना संभाल पाए। अब एक पेज अगर कॉपी का एक पन्ना प्लेन है, उसमें महत्वपूर्ण चीज अगर लिखिएगा तो आराम से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन उसमें अगर एक ही पेज में बार बार बहुत सा चीज लिखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि स्वयं आपका लिखा हुआ आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ब्रेन को उतना ही चीज लेना चाहिए जितना आपका मेमोरी रहे। अब अनावश्यक रूप से आप रील देखेंगे या कुछ अन्य चीजें देखेंगे तो आपका मेमोरी पावर घटेगा। आप जो स्टडी कर रहे हैं ना, वो उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि एक ब्रेन में आप कितना बहुत सा चीज डाल रहे हैं ना। और अभी देख रहे हैं कि आप समझिए कि ब्रेन भी आपका, आंख भी जो है ना, वो लाइट ले रहा है। लाइट जो ले रहा है सोर्स ऑफ एनर्जी है, वो टाइप्स ऑफ एनर्जी है वो। तो अब उस कितना पिक्सल का आप ले रहे हैं, जितना आप उसका एचडी में जाएंगे ना, उतना आपका मेमोरी जो है ना, ब्रेन भी आपका बढ़ता जाएगा। और उसका नतीजा आप देखेंगे कि ज़्यादा बच्चे अगर आपको रील देख रहा है या कुछ देख रहा है, उसका मेमोरी पावर कम होता है। तो उससे दूर रहना चाहिए। एक और है सर कि कई बार ऐसे भी बच्चे हैं सर जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक दो बार असफल हो जाते हैं। तो जो सोशल प्रेशर होता है, जिसके कारण वो काफ़ी डिप्रेशन में जाने लगते हैं। तो सर ऐसे बच्चों को क्या? मैं तो यही कहूँगा, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। यस सर। और अगर सिर्फ पदाधिकारी बनने से ही अगर ये देश चलता तो फिर दूसरा वर्ग नहीं रहता। हम एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। हर व्यक्ति की प्रासंगिकता है। आप अगर किसी चीज़ में फेल हुए हैं तो ये मत मानिए कि मैं ज़िंदगी में फेल हो गया। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और जब भी गलत भावनाएं मन में आए तो अपने माता पिता का चेहरा देखिएगा ज़रूर। वो आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत व्यक्ति और सबसे चाहने वाले व्यक्ति है। उनका चेहरा देखकर कभी भी गलत कदम नहीं उठाइएगा। और फेल को जो है ना, कहता है कि उसको सफलता के रूप में लेना चाहिए। जो गलतियां आपने पिछले बार किया है ना, उसको दूर करके आगे बढ़िए, ना कि उसके नेगेटिव साइड में जाइए। सर, और लास्ट टाइम सर कुछ की पॉइंट बताइए जो बच्चों को अपना। बस यही कहूँगा, अपने पे विश्वास करिए और जो बनना है लक्ष्य जो है निर्धारित करिए। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप प्राथमिकता उसी को दीजिए कि लक्ष्य आपका क्या है। अगर जो लक्ष्य है तो मन में ठान लीजिएगा तो निश्चित रूप से आएगा। कभी भी विचलित मत होइए। असफल लड़के, गलत लड़के के संगत में मत रहिए। जो आपको लगे कि यह व्यक्ति के संगत में आने से अपना भी गुण खराब हो रहा है तो आप उसका संगत मत करिए। सफल हो जाइएगा, लोग याद करेगा आपको। असफल हो जाइएगा तो आपको कोई याद नहीं करेगा। सफल होने के लिए निश्चित रूप से लक्ष्य निर्धारित करिए और एक मजबूत ब्रेन के साथ जो है, मजबूत दिमाग, इस सेंस में नहीं कि आप इंटेलिजेंसी की बात कर रहा हूँ, यह सोच के कि मुझे ये करना है। अगर मैं कर सकता हूँ, दूसरे कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। और एक पद के लिए आप सिर्फ सोचिए, नहीं सोचिए कि 400 पद का वैकेंसी आया है। नहीं, आप हमेशा सोचिए कि अगर अमुक लड़का या लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आज के पॉडकास्ट में हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग बहुत अभी प्रेरित होंगे। तो वंदना जीएस क्लासेस को देखते रहिए, आगे भी आपको सब बहुत कुछ मिलेगा। धन्यवाद।